हेलो स्टूडेंट्स। आज सॉलिड स्टेट का हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज बैंड थ्योरी के बारे में। बैंड थ्योरी के बेसिस पे इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर उनको हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम बैंड थ्योरी से। देखिए, बैंड थ्योरी का जो प्रिंसिपल है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये वर्क करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे। 11th क्लास में है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग बैंड थ्योरी कैसे वर्क करती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके अंदर एनर्जी डिफरेंस या तो बिल्कुल सेम, मतलब उनकी एनर्जी या तो सेम हो या फिर उनका एनर्जी डिफरेंस कुछ ज्यादा ना हो, मींस द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच हैव सेम एनर्जी और वेरी लिटिल एनर्जी डिफरेंस कैन ओवरलैप विद ईच अदर। वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ओवरलैप करेंगे वो था लैको प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके बेसिस पे जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो उनमें वो कंबाइन होकर टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है हमारा बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होता है एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये लेस एनर्जी का होता है और ये ग्रेटर एनर्जी का होता है। ऐसा अकॉर्डिंग टू लेको प्रिंसिपल बोला जाता है एमओटी के अंदर। अब अगर थ्री एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग बनता है और एक नॉन बॉन्डिंग बनता है। और अगर फोर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और टू एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। लेकिन अगर काफी सारे, जैसे हम एक सॉलिड की बात करते हैं, उसके अंदर एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे, काफी सारे होंगे, लाखों करोड़ों एटम्स होंगे उसके अंदर। अगर वो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं तो बीएमओ भी बनेगा और एपीएमओ, लेकिन एन ये बनेंगे और एन ये बनेंगे। अब अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का, कि इस साइड एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल पड़ा है और इस साइड हम 1s मानते हैं, इसके अंदर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो ये कंबाइन होंगे, ओवरलैप होंगे और बना लेंगे टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। इलेक्ट्रॉन दोनों इसमें आएंगे। सिग्मा स्टार से एंटी बॉन्डिंग को डिनोट करते हैं, सिग्मा से बॉन्डिंग को। और ये सिग्मा ही क्यों बना? क्योंकि एस वाले हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं करते। हाँ जी, ये तो था जब एक ऑर्बिटल इधर है और एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल इधर है, तो इनके बीच का गैप हमें साफ इतना दिख रहा है। लेकिन अगर n एटॉमिक ऑर्बिटल्स इधर होंगे और n एटॉमिक ऑर्बिटल्स इधर होंगे तब ये गैप इतना नहीं दिखेगा। तब क्या होगा, ये जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं और जो बॉन्डिंग वाले हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल काफी ज्यादा होंगे। अगर यहाँ पे n एटम्स लेके चलेंगे, अगर यहां भी n लेके चलेंगे, ये भी बहुत ज्यादा होंगे। तो इस वजह से इनका जो एनर्जी गैप है एंटी बॉन्डिंग के बीच का और इसका, वो लगातार कम होता जाएगा और वो हमें एक कंटिन्यूस बैंड की तरह अपीयर होगा। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऐसे लगेगा जैसे एक कंटिन्यूस बैंड है, जैसे बैंड स्पेक्ट्रा के अंदर होता है वैसे लगेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बैंड थ्योरी। हम एग्जांपल लेके चलते हैं सबसे पहले लिथियम का। एग्जाम्पल अगर हमने लिथियम का, तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 1s2 2s1 2p0। यहां पे देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में है और 2p क्या है, बिल्कुल वैकेंट पड़ा है। अब 2s क्या है, पार्शियली फिल्ड है, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि एक ऑर्बिटल होता है, तो ये पार्शियली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। तो देखिए जब हम क्या लेके चलेंगे, एन लिथियम एटम्स लेके चलेंगे, काफी सारे। देखिए लिथियम सॉलिड के अंदर, लिथियम मेटल्स के अंदर मान के चल रहे हैं कि एन लिथियम एटम्स है, काफी सारे हैं।
तो जब वो एटम्स आपस में उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो काफी सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से हम मानते आधे होंगे बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और आधे होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे वो कौन से होंगे, ये वाले, क्योंकि वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, ये हम नहीं काउंट करेंगे। अब अगर इसकी बात करते हैं, ये जब ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप जब करेंगे ये N2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो देखिए ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग वाले काफी सारे बनेंगे और जिनके अंदर एनर्जी क्या है, बिल्कुल मिनिमम होगा। यहां तक हम मान लेते हैं कि बीएमओ बने हैं। और इससे ऊपर हम मान लेते हैं एबीएमओ बने हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तब हो रहा है जब एन लेके चले हैं। अगर एक 2s इधर लिथियम एटम का, एक 2s उधर लिथियम एटम का, फिर तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं, क्योंकि कंबाइन होने वाले दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। लेकिन अगर एन हो कंबाइन होने वाले तो काफी सारे बनेंगे। और जो अभी मैंने पीछे समझाया एनर्जी का दिख रहा था हमें इतना, वो यहां नहीं दिखेगा। यहां बीएमओ काफी सारे बनेंगे और एबीएमओ काफी सारे बनेंगे और इनके अंदर एनर्जी का बिल्कुल थोड़ा होगा, बिल्कुल ही कम होगा और ये हमें कंटिन्यूस बैंड की तरह अपीयर हो जाता है। अगर हम इसको एक और डायग्राम के थ्रू देखें, हम इसको बना देते हैं ऐसे और इसी तरीके से इसको बना देते हैं। यहां हमने इनके बीच में एक एनर्जी क्या, इसको मैं बीएमओ कह देता हूं और इसको कह देता हूं एबीएमओ। यहां हमने एनर्जी गैप दिखाया, लेकिन कंडक्टर्स के अंदर, क्योंकि लिथियम एक मेटल है और मेटल कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स के अंदर ये इतना गैप नहीं होता। ध्यान दीजिए, अगर हमारा वैलेंस शेल वो क्या है, पार्शली फिल्ड है, अगर हमारा वैलेंस शेल पार्शली फिल्ड है तो एबीएमओ और बीएमओ के बीच में गैप बिल्कुल नहीं होगा और उनकी बाउंड्री क्या होती है, कॉमन होती है। बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, जहां से बीएमओ खत्म वहीं से एबीएमओ शुरू। ओवरलैपिंग होने का यहां चांस नहीं है क्योंकि ये हाफ फील्ड है। अगर ये फुली फील्ड होता तो एबीएमओ और बीएमओ आपस में ओवरलैप ही कर जाते, एनर्जी का बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता। यहां तो फिर भी इनकी बाउंड्री सेम है, मींस। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, ये जो वैलेंस शेल वाले हैं वो कहां पे रहने वाले, वो रहते हैं बॉन्डिंग में, तो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं यहां पे। अब देखिए कोई एनर्जी गैप है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली यहां से उठ के चले जाएंगे बीएमओ में। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। बीएमओ को बोला जाता है वैलेंस बैंड और एबीएमओ को बोला जाता है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इजिली जंप करके कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं विद इन ए सॉलिड, विद इन ए मेटल, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजिली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जंप करके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप इनमें बहुत कम होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मेटल का, बेरिलियम का एग्जांपल लेते हैं अपन। अब बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें हम, एटॉमिक नंबर इसका 4, 1s2 2s2 2p0। अब ध्यान दीजिए 2s इसमें फुली फिल्ड है क्योंकि 2s में 1 ऑर्बिटल होता है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ये यहां पे काम करेगा वैलेंस बैंड का। और इस बार 2s का तो कुछ भी पोर्शन वैकेंट नहीं होगा, ये काम करेगा कंडक्शन बैंड का। लेकिन मैंने आपको बताया अगर ये हाफ फील्ड होता फिर तो इनके ओवरलैप होने का कोई चांस ही नहीं था। अब ये फुली फील्ड है तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, देखो मेटल है, एनर्जी गैप तो वैसे ही नहीं होना, ये ओवरलैप भी कर जाएंगे, उल्टा एक दूसरे के अंदर ही घुस जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजिली चले जाते हैं तब हम कहते हैं
कि दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अगर हम एमओटी डायग्राम की बात करें तो पहले देखिए एनर्जी कम किसकी है, 2s की, n आएंगे यहां पे भी, और यहां हम बात कर लेते हैं 2p की, n आएंगे ये भी। तो इसके एनर्जी लेवल्स की बात करें या कुछ इस टाइप का बनाएगा। ये 2p के लिए आया, N2p एक बेरिलियम के, N2p दूसरे बेरिलियम के, ये कुछ पोर्शन ABMO बना, ये उसका BMO बना। लेकिन जब N2s कंबाइन होंगे तो वो कुछ इस टाइप से कंबाइन होंगे। ध्यान दीजिए, ये जो पोर्शन है ये इनके अंदर आ गया कॉमन, ये पोर्शन। इसका मतलब इसके 2s मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग है। अब अगर हम ये सेकंड डायग्राम बनाए तो ये हमने बनाया पहले ABMO, ये हमने बनाया BMO, लेकिन हमें क्या दिखानी है, इसमें ओवरलैपिंग दिखानी है। तो हम ये बाउंड्री को कर देंगे ऐसे डॉटेड और मेन बाउंड्री बना देंगे। कुछ पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है, ओवरलैपिंग हुई है, मींस अब इलेक्ट्रॉन को यहां उठ के जाने, यहां तो बाउंड्री क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है उसको, इजिली वो ABMO में चला जाएगा। इट मींस यहां पे कंडक्शन लास्ट वाले केस से भी ज्यादा होने वाली है। तो अब इसी एनर्जी गैप के बेसिस पे ही सॉलिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन इज कंडक्टर, सेकेंड वन इज इंसुलेटर एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर्स के लिए, फिर हम एनर्जी गैप देखेंगे इंसुलेटर के लिए, और लास्ट में बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। कंडक्टर की बात करें तो देखिए, अब बैंड थ्योरी के बेस पे हम बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाएंगे। ऊपर हम बना देते हैं ABMO और यहां नीचे हम बना देते हैं बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहां बनाते हैं इंसुलेटर के लिए सेमीकंडक्टर के लिए बनाए, देखिए इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं इनके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स को उठ के जाना है ABMO के अंदर ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सके। यहां एनर्जी गैप है ही नहीं तो इजीली हो जा सकते, इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नाम ही कंडक्टर है। ये यहां से उठ के यहां जाने के लिए इनको ये एनर्जी गैप कवर करना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन BMO से ABMO में इजिली नहीं जा पाएंगे, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब इसकी बात करें तो यहां एनर्जी गैप है कम, इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजिली चले जाएं, तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां इजिली जंप कर जाएंगे। रीजन कुछ अलग है। रीजन क्या है इसका, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन इजिली जंप टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। लेकिन अगर हम कंडक्टर्स या कंडक्टर्स के अंदर एग्जांपल लेकर आप मेटल्स का, मेटल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाए तो वहां भी कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां जो पॉजिटिव मेटल आयंस हैं दैट इज कॉल्ड कर्नल्स, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के रास्ते में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां कंडक्टिविटी बढ़ने की बजाय कम होती है और यहां कंडक्टेंस बढ़ती है। रीजन दोनों ही अलग अलग है। यहां इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाएगा, वो रीजन लिखेंगे, या हम कहेंगे कि पॉजिटिव मेटल आयन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन के रास्ते में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए यहां कंडक्टिविटी टेम्परेचर से डिक्रीज होती है। तो ये था बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग
हमने डिफरेंशिएट किया कंडक्टर्स को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर। कल के लेक्चर में हमने देखा था इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम थी, और इसकी कंडक्टिविटी आई थी हमारे पास 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जो ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, इन बिटवीन थी, और इसकी बहुत ज्यादा थी। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। देखिए कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेंगे, देखो एक तो सर्कुलर पाथ के अंदर वो रिवॉल्व करेंगे, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब यहां हम न्यूक्लियस मान रहे हैं, और एक सर्कुलर पाथ के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उस वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होती है, हम उसको कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मोशन को, न्यूक्लियस के अराउंड जो मोशन है, उसका कंपैरिजन किया जाता है, जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो सन के अराउंड जब अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो उसके चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, और अपनी स्पिन पे भी ऐसे रिवॉल्व हो रही है, अपने स्पिन के अराउंड भी रिवॉल्व हो रही है, रोटेट हो रही है, स्पिन हो रही है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, उसको कहते हैं हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो टू टाइप का मोशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल मोशन है, स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन तो इसके चारों ओर है, और स्पिन मोशन अपने ही एक्सिस के अराउंड जब स्पिन करती है, तो इस वजह से टू टाइप की मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इन दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो टिनी बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। टिनी बार मैग्नेट, जैसे एक मैग्नेट काम करता है ना, वैसे काम करेगा, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है, और जिसकी मैग्नेटिक मूवमेंट होती है वो मैग्नेट की तरह काम कर सकता है। अब ये टिनी बार मैग्नेट जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, उसकी प्रेजेंस में कैसे एक्ट करेगा, उसके बेसिस पे सब्सटेंसेस को, सॉलिड को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। दोबारा सुनिए, ये टिनी बार मैग्नेट है, इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब ये अब मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरह से एक्ट करने वाली है, उसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसके बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिपेल्ड होते हैं, वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिपेल्ड कौन होंगे, मतलब जिनकी मैग्नेटिक मूवमेंट खुद की आपस में कैंसल आउट हो रही है, और वो कैंसल कब होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज जाए और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाए, और वो कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में होते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स क्या हो, फुली फिल्ड हो। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। दीज सब्सटेंसेस डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते इनमें, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, देखिए अगर पेयर्ड की बात करें तो एक अगर क्लॉकवाइज है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, उनमें से एक क्लॉकवाइज स्पिन का होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, जनरली हम इसको क्लॉकवाइज कहते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो क्लॉकवाइज वाला क्या करता है, क्लॉकवाइज वाले की जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कैंसल आउट कर देगा एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो इसीलिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट उस सब्सटेंस की खुद की कितनी हो जाएगी, 0। अब अगर उसकी खुद की मैग्नेटिक मूवमेंट ही 0 है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो अट्रैक्ट कैसे हो सकता है, वो उसको रिपेल कर देगा। तो ध्यान रखना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल्ड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, इनके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता।
एग्जांपल देख लेते हैं। TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, H2O, NaCl। अब देखिए इनको हमने ये एग्जांपल क्यों लिए, यहां बात करें टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ऑक्सीजन पे -2 तो ये -4 हो गया, यहां पे +4 आया। टाइटेनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, ये होगा, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3d2 4s2 वैलेंस शेल में। अब अगर +4 है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो चले गए सारे, 4 ही है ना, 2 + 2 4 है। इससे पहले तो आर्गन आती है कॉन्फ़िगरेशन, वो तो फुली फिल्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चले गए, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और ये फुली फिल्ड बच गए, तो अनपेयर्ड कितने हुए, 0। इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन पे लगा सकते हैं हम O2 नेगेटिव, क्योंकि H पे +1 है, O2 नेगेटिव। O की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p4, और O2 नेगेटिव की क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6। 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, ये भी फुली फिल्ड हो गया। अब 2p के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑर्बिटल मोमेंट इनकी कैंसल, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसल, इसीलिए ये भी किस कैटेगरी में है, डायमैग्नेटिक के अंदर। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दीज आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये अट्रैक्टेड होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, दीज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अट्रैक्टेड होते हैं। एक थर्ड चीज, तीसरी बात और है, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो इनकी मैग्नेटिज्म भी क्या हो जाती है, कट जाती है, मतलब ये अपने मैग्नेटिज्म लॉस कर देते हैं अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे। दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म in the absence of external magnetic field। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाया, बंद कर दिया, तो इनका मैग्नेटिज्म भी लॉस हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं किन किन के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और कौन कौन पैरामैग्नेटिक होते हैं। Fe+3 इस कैटेगरी में आ सकता है, क्रोमियम +3, और O2 को भी लिख सकते हैं। देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस वाली 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद बचे 3d5, d में 5 ऑर्बिटल है, और 3d5 मींस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर एक में है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम का 24 कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 एक्सेप्शनल होती है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद बचा 3d3। अब 3d3 वाले में भी क्या होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कैसे पता चलता है, MOT के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। VBT ने तो ये बता दिया था कि इसमें अनपेयर्ड नहीं होते, लेकिन MOT के अकॉर्डिंग O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाया तो इनकी मैग्नेटिज्म भी लॉस हो जाती है। थर्ड है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। क्या रीजन है इसका, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ना, इनमें जो मेटल आयंस होते हैं वो डोमेन्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। स्मॉल रीजन डोमेन्स होती है, छोटा सा एरिया जिसके अंदर मेटल आयंस प्रेजेंट होंगे, और हर एक डोमेन एक टीनी मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। तो इसमें क्या होगा, मेटल आयंस आर
अरेंज्ड इन डोमेन्स, डोमेन्स की फॉर्म में होते हैं, और हर एक डोमेन, ईच डोमेन एक्ट्स एज अ टिनी पार मैग्नेट या टिनी मैग्नेट। ध्यान रखना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ, इन डोमेन्स की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। अगर कोई मेटल आयंस, कोई तो मेटल आयंस इस टाइप से होगा, इस डायरेक्शन में होंगे, और कुछ मेटल आयंस इस डायरेक्शन में हो सकते हैं, कुछ इस डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये मेटल आयंस की डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये डोमेन्स क्या होते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड हो जाएंगी, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड हो जाएगी। और जब बाद में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बंद करेंगे, तब भी उनकी डायरेक्शन सही रहेगी, मतलब वो वापस ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड नहीं होगी। एक बार अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनमें अप्लाई कर दिया, तो ये डोमेन्स जो रैंडमली ओरिएंटेड है, जिनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, दो इधर है, दो इधर है, दो इधर है, लेकिन अगर एक बार मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो एक फिक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगी, मतलब इनकी परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाएगा। तब चाहे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बंद भी कर दो, इनकी मैग्नेटिज्म जीरो नहीं होने वाली। ये इसके एग्जांपल आते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, इनमें ये सारे एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। फोर्थ टाइप है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए नाम से ही पता चल रहा है एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के बिल्कुल अपोजिट। फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, लेकिन ये इसमें एक्सपेक्ट तो हम करते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा आएगी, लेकिन वो आती है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाती है। इनके अंदर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स। डोमेन्स की अलाइनमेंट, डोमेन्स की डायरेक्शन की वजह से ये जीरो होती है, एक्सपेक्ट तो बहुत की जाती है। इसका एग्जांपल है मैग्नीज ऑक्साइड MnO। कैसे होती है डोमेन्स की डायरेक्शन, देखिए डोमेन से, डोमेन कोई मेटल आयन नहीं है, एक एरिया है जिसके अंदर काफी सारे मेटल आयंस हैं। मेटल आयंस है तो साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। देखिए अगर एक डोमेन तो जा रही है फिक्स इस डायरेक्शन में, तो दूसरी उसके पड़ोस वाली डोमेन इधर हो जाएगी, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इसने मैग्नेटिक मोमेंट कट कर दी इसकी, इसने कट कर दी इसकी, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो एक्सपेक्ट करी जा रही थी बहुत आनी चाहिए, लेकिन नेट आती है जीरो। इसीलिए इसको कैटेगरी में रखा गया एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर। फिफ्थ टाइप है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बिल्कुल लास्ट वाले से, फोर्थ टाइप से कुछ मिलता जुलता है, सारा नहीं कुछ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमने एक्सपेक्ट किया था मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है लेकिन जीरो आई, इसमें भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा, लेकिन इसमें जीरो नहीं आएगी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी इसमें। तो इन सब्सटेंसेस की क्या होती है, दीज हैव वेरी लो मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू। इसका एग्जांपल हेमेटाइट, Fe3O4। इसके अंदर क्या होता है देखिए, ये भी ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स है, डोमेन्स की डायरेक्शन की वजह से ही होती है। अगर एक डोमेन की डायरेक्शन ऐसे है, ये और बना लेते हैं, साथ वाली की भी सेम हो सकती है, मतलब ये इसको सपोर्ट करेगी, लेकिन नेक्स्ट वाली क्या कर देगी, इसको अपोज कर देगी, फिर सपोर्ट और फिर सपोर्ट। मतलब ये क्या कर सकती है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को भी कैंसिल कर सकती है और इसकी भी, लेकिन ये दोनों तो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो जो एक की वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज्यादा आनी चाहिए थी, अगर ये भी ऊपर होती तो फिर ये एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट में ऐड अप होती,
तो इसने क्या किया, इनको सपोर्ट करने की बजाय अपोज कर दिया, नेट मैग्नेटिक मोमेंट को डिक्रीज करवाया, बट जीरो नहीं हुई है, ध्यान रखना। तो ये था हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट। अभी कुछ इसकी एक्सेप्शनल डेफिनेशंस अभी पेंडिंग है। एक लेक्चर आपको ऐसा बनाया उसमें मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगा सारे सॉलिड स्टेट की, और उसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल डेफिनेशंस भी आपको बता दूंगा। धन्यवाद।